माध्यमिक परीक्षा को देखते हुए हम लोग माध्यमिक का जो आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का सब उसका एक बार प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक्चुअली 2017 के बाद से जो भी है 2016 के बाद से 17 से जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ है माध्यमिक में, उस क्वेश्चन को अगर अच्छे से हम लोग देखें तो उसका पैटर्न अगर अच्छे से समझें और बहुत सारा क्वेश्चन को अगर अच्छे से हम बार बार रिपीट करें तो मैक्सिमम बहुत सारा क्वेश्चन जो है कॉमन आ जाता है। आगामी जैसे हमको 26 में अगर एग्जाम देने हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन कॉमन आ जाएगा। तो उसी को हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। तो 17 का भी कर रहे हैं, उसके बाद फर्दर बाद का जो वीडियो आएगा उसमें फिर होगा। अभी हम 17 में 2017 का जो पेपर किए थे वेस्ट बंगाल माध्यमिक बोर्ड का, उसमें का 3 क्वेश्चन 1, 2, 3 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो हम कंप्लीट कर दिए थे पिछला वीडियो में। अब इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो यहाँ हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। इसमें देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये 10 प्रश्न इसमें रहते हैं। क्वेश्चन टोटल 10 रहता है, इसमें देना होता है। अब ये पहला क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। हम सिर्फ क्वेश्चन पर ही फोकस करेंगे और समाधान करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे उस पर। तो देखिए यहाँ है, R% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई मूलधन 8 वर्ष में दुगना हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखना है कि चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए जो फॉर्मूला है वो हमको याद रखना पड़ेगा। फिर बोला कि उसी दर से, मतलब ये जो R% का जो दर है, इसी दर से फिर समय पूछ रहा है कि कितने साल में यह 4 गुना हो जाएगा। तो 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन है देखिए कि मूलधन जो है, मूलधन जितना भी है, तो हम एक काम करते हैं, मूलधन को मान लेते हैं P। अच्छा, यहाँ पर बोल दिया है कि 8 वर्ष में, तो इसका मतलब समय हमको दे दिया है, समय बराबर है 8 वर्ष। ठीक है, दर एक्चुअली आर के रूप में दिया है, तो हमको अभी फिलहाल वही समझना पड़ेगा। R%, मूलधन दिया है, समय दिया है और दर दिया है। तो हम अगर इस हिसाब से अगर मिश्रधन निकालें तो मिश्रधन कैसे निकलता है? मिश्रधन का फॉर्मूला होता है, मतलब मिश्रधन को हम लोग ए बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है कि P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूला में अभी फिलहाल जो जो है उसको सिर्फ लगा सकते हैं हम। तो P ही, अभी कोई मान दिया हुआ नहीं है तो हम रहते P ही रहने देते हैं। 1 प्लस R का मान यहाँ पर R ही है, तो वो भी हम चेंज नहीं कर सकते, अभी फिलहाल वही रहने देते हैं। और पावर सिर्फ यहाँ पर 8 है, मतलब कैसे, समय 8 है तो 8 हम यहाँ पर दे दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये मिश्रधन के सूत्र लगा करके हमने मिश्रधन इसको निकाला। लेकिन एक बार देखोगे कि ये मिश्रधन कितना के बराबर होता है। एक बार क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। तो बोला कि मिश्रधन जो होगा वो दुगुना होगा। दुगुना होगा, किसका दुगुना होगा? तो मूलधन का दुगुना होगा। ये जो मिश्रधन आया, ये एक्चुअली मूलधन का दुगुना है। मूलधन हमारे पास कितना है? P है। तो हम इसी को लिख सकते हैं कि किसका ये डबल है? तो P का डबल है। तो बताइए, ऐसे हो जाएगा। ये क्वेश्चन के अनुसार से ऐसे हम बराबर कर सकते हैं। इससे थोड़ा आगे बढ़ा लो, तो अब बताओ कि P और P कैंसिल हो जाएगा इसमें। तो ऐसा बचेगा ना कि 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर 8 बराबर P और P कैंसिल हो जाएगा, होगा। तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो थोड़ा सा इंडिसेस का रूल समझ करके तुम थोड़ा और कर लो ऐसे कि देखो, तुम लोग 1 प्लस R अपॉन 100 के ऊपर जो 8 पावर है, अगर हम उस तरफ ले जाएं तो कैसा पावर हो सकता है बताओ तो? पावर जो इधर का एक तरफ वाला दूसरे तरफ जाता है, तो पावर उसके बेस के ऊपर में बटे में हो जाता है, मतलब 1 बटे हो गया। देखिए 1 बटे हो गया। ठीक है, अब इसको यहाँ पर थोड़ा रख करके एक इक्वेशन जैसा करके छोड़ दो। आर का वैल्यू मत निकालो, यहाँ से ऐसे इक्वेशन करके छोड़ दो। अब देखो, फिर से क्या बोला है कि अब कितने वर्षों में, मतलब समय पूछ रहा है। मान लो समय को हम मान लिए, समय पूछ रहा है, वो मान लो कि n है। ठीक है, इसका वैल्यू अभी हम पूछ रहे हैं, वह कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? यहाँ गुण लिखा गया, गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। इसका मतलब अब जो मिश्रधन यहाँ पर आएगा वो कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा।
तो अब पहले मिश्रधन का सूत्र लगाते हैं। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है? तो वही फॉर्मूला तो वही लगेगा, P इंटू 1+R/100 टू द पावर n, ऐसा लगेगा, जहाँ n हमको पता नहीं है। अच्छा, ये एक्चुअली थोड़ा अलग पेज में ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये वाला जो आया वो किसके बराबर होगा? तो बोला है 4 गुना, मतलब मूलधन का 4 गुना हो जाएगा, तो ये 4p के बराबर हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा अब हम एलिब्रेट करके देखते हैं। तो क्या फाइनली आया हमारे पास कि जैसे देखो ऐसा आया, मिश्रधन का सूत्र लगाए तो आया मिश्रधन कैसा, 1p इंटू 1+R/100, इसके ऊपर n पावर आया, जो कि पहले के मूलधन का 4 गुना हो गया, ऐसा हो गया। तो हम अगर ये p और p को कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या बचा हमारे पास, 1+R/100 टू द पावर n बराबर 4 बचा कि नहीं बचा? अच्छा, 1+R/100 को हम लोग पिछला ये जो क्वेश्चन इसमें है, देखो यहाँ 1+R/100 बराबर क्या लिखे हैं, 2 टू द पावर 1/8, ऐसा लिखे हैं। तो हम इसको यहाँ पर पुट कर लेते हैं, 1+R/100 की जगह पर, इसके जगह पर हम 2 टू द पावर 1/8 पुट कर लेते हैं। अब उसके ऊपर जो n पावर है ही रहेगा, बराबर 4 हो गया। तो थोड़ा सा अब देखो क्या ऐसा आएगा, पावर और पावर गुना हो जाता है, तो 2 पर पावर कितना बचेगा, n/8 बचेगा। इधर 4 को हम 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर तुम कंपेयर करो तो ये दोनों का बेस सेम हो गया, यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया। इसका मतलब ऊपर वाला जो होगा आपस में बराबर हो जाएगा। दैट मीन कि ऐसा आएगा, देखो कि n/8 बराबर कितना, 2 आएगा। तो इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 8, 2 इंटू 8 मतलब 16। तो ये हमारा आंसर हो गया। थोड़ा सा ये लंबा बनेगा, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला समझाने के चलते थोड़ा लंबा हो गया है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब क्वेश्चन है कि किसी व्यवसाय में ए का मूलधन बी के मूलधन का 1.1/2 गुना है, मतलब 1.5 गुना है। तो यहीं से पहले लिखो, देखो ए का मूलधन अनुपात बी का मूलधन, नहीं अनुपात नहीं, बराबर है, क्या बोला है, एक बार उसको देख लेते हैं पहले। क्या बोला है, किसी व्यवसाय में ए का मूलधन बी के मूलधन का इतना गुना है। तो ऐसे लिखो, ए का मूलधन बराबर बी के मूल बी का जो मूलधन है, बी का जो मूलधन होगा का कितना, 1.1/2, ऐसा होगा। ए का मूलधन कितना के बराबर होगा, बी के मूलधन का, ठीक है, बी के कर दो, बी के मूलधन का कितना होगा, 1/1.2। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि बी के मूलधन का कितना, इसको पूर्णांक तोड़ देते हैं, 3/2 हो गया। अब ऐसा है कि हम ए का मूलधन यहाँ लिखे, अगर यहाँ बी का मूलधन को इधर ले आके बटे करें तो ऐसा हो सकता है कि ए का मूलधन अब बटे बी का मूलधन, ए का मूलधन बटे बी का मूलधन बराबर 3/2, ये वाला को हम इधर लेके आ गए। तो इसका मतलब इन दोनों का अनुपात, मतलब ए के मूलधन का अनुपात बी के मूलधन के साथ करते हैं, बी के मूलधन, ठीक है, के का जो भी यहाँ पर के हो सकता का, तो ए का मूलधन का ही यहाँ पर का हो जाएगा, है ना, ए का मूलधन और अनुपात बी का मूलधन कितना हो जाएगा बताओ तो, 3:2 हो जाएगा। अच्छा, एक बात पहले से पता है कि जो मूलधन का अनुपात होता है जितना आया, जैसे ये अभी हम लोग ए का मूलधन बी के मूलधन का 1.1/2 था, इससे हम लोग निकाल लिए कि ए का मूलधन और बी का मूलधन का अनुपात कितना आ रहा है, 3:2। तो जो मूलधन का अनुपात आता है वही उसका लाभ जो भी होगा उसी अनुपात में उस लाभ को हम लोग बांटेंगे, जो उसका लाभ होगा वो ए और बी को के अनुपात में उसी तरह से बांट देंगे। अच्छा, इसमें अब अनुपाती योग कितना हुआ, तो इसका मतलब लाभ का अनुपात कितना होगा, हम ऐसे पहले लिख लेते हैं, लाभ का अनुपात कितना होगा,
तो वही हो जाएगा। जितना मूलधन का अनुपात है वही लाभ का अनुपात होगा। तो इसमें अनुपाती योग निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अनुपाती योग। अनुपाती योग मतलब दोनों को जोड़ देंगे। 3 + 2 5 हो गया। यहीं पर थोड़ा जगह है, इसी में कर लेते हैं। तो अब ए का लाभ का हिस्सा हमको पूछ रहा है। ए का लाभांश कितना होगा, मतलब लाभ का हिस्सा। तो ए का लाभांश होगा जो ए का आनुपातिक भाग है। आनुपातिक भाग कितना है? 3 है। अनुपात का योग कितना है? 5 है, बटे 5 करो। गुने जितना कुल लाभ है उसको यहाँ पर लिख दो। कितना है? 1500 रुपया। अब इसको थोड़ा काट लो। 5 तिहाई 15, 300 बार कटेगा। 3 तिहाई 900। इसका मतलब हुआ कि ए का हिस्सा जो होगा कितना होगा? ए का हिस्सा लाभ में 900 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिना समाधान किए पी का मान ज्ञात कीजिए। ये जो लाइन बोला है बिना समाधान किए, ये लेकिन एक खास शर्त के अनुसार से, मतलब इस समीकरण का समाधान करना है। देखो ये समीकरण है, द्विघात समीकरण है। कैसा समीकरण है? तो अब इस द्विघात समीकरण का हमको हल नहीं करना है, लेकिन हमको p का मान निकालना है। तो p का मान निकालने के लिए जो हल करना पड़ेगा वो करेंगे, लेकिन इस द्विघात समीकरण का हल नहीं करके सिर्फ हमको p का मान निकालना है। जबकि कंडीशन क्या दिया हुआ कि समीकरण के मूल जो हैं वास्तविक होंगे। ठीक है? नहीं, थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत है। ये देखिए, समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, क्वेश्चन में थोड़ा ये था वास्तविक और समान होंगे, ऐसा क्वेश्चन था। थोड़ा यहाँ लिखने में प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। चलिए क्वेश्चन पूरा कर लिए। बिना समाधान किए, माने समीकरण जो ये है द्विघात समीकरण, इस समीकरण का समाधान नहीं करना है, लेकिन मान निकालना है p का। और कंडीशन क्या रहेगा? कंडीशन है कि समीकरण के मूल जो हैं वास्तविक होंगे और समान होंगे। अच्छा, एक बात हम लोग पहले समझ लें कि कोई एक द्विघात समीकरण होता है ऐसा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। यही रूप होता है द्विघात समीकरण का, जनरल फॉर्म। ठीक है, व्यापक रूप। इस व्यापक रूप के अनुसार से हम अगर इसको समाधान ना करके डायरेक्ट अगर कोई पूछे कि इसका मूल समान और वास्तविक कब होगा, तो उसके लिए एक शर्त होता है कि d बराबर 0। किसके लिए? मूल जो होगा वास्तविक होगा एवं समान होगा। इसके लिए क्या कंडीशन हो गया कि d बराबर 0। अब सोचेंगे d क्या है, तो d का मतलब यहां पर होता है b² माइनस 4ac। b मतलब ये कॉप सॉरी, यहां पर ax² प्लस bx होगा, bx प्लस c बराबर 0। तो देखिए ये जो b है इसका मान मतलब हुआ x का जो कॉफिशिएंट है वो यहां लेंगे, माइनस 4ac, अब बराबर 0 लेंगे। अब इस इक्वेशन में एक बार देखिए, यहाँ पर ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को लिखने एक बार लिख लेते हैं। x² प्लस p माइनस कितना है? p माइनस 3 और x प्लस p बराबर 0 है। अच्छा, इस द्विघात समीकरण से एक बार इसको कंपेयर कीजिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, x² में कुछ नहीं तो 1 मल्टीप्लाई है, यहाँ पर x में p माइनस 3 गुना है, और c के जगह पर यहाँ पर क्या आ रहा है? p आ रहा है। दैट मीन अगर मिलाइएगा तो b के जगह पर हो गया p माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के जगह पर हो गया 1, है ना, a है, और c के जगह पर हो गया यहाँ पर इंटू p। अब बराबर कितना हो गया? 0। अब देखिए यहाँ x का समीकरण को समाधान नहीं करना, लेकिन ये भी एक तरह से समीकरण जैसा ही आ गया। इसको लेकिन समाधान तो करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है ना। तो अब इसको समाधान कैसे करेंगे? तो एलजेब्रा है, एलजेब्रा में कभी फॉर्मूला लगाना पड़ता है, कभी थोड़ा छोटा या बड़ा हो सकता है। थोड़ा सा एक्सपेंड करके अगर हम करते हैं, तो जैसे इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर तोड़ देते हैं, इसको यहाँ इतना को, तो क्या होगा? p² माइनस 2 इंटू p इंटू 3
प्लस 3a² और माइनस 4p बराबर कितना हो गया 0। ठीक है, अब इसमें से p² माइनस 6p प्लस 9 और माइनस 4p बराबर 0 ऐसा हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा और अगर हम करते हैं तो ऐसा आ रहा है p² माइन p वाला को p वाला के साथ जोड़ लेते हैं, क्योंकि दोनों माइनस में है, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगा और 6 और 4 10p लिखाएगा प्लस 9 बचा हुआ है इधर 0। अब इसको देखिए, ये फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा आ गया, लेकिन ये x वाला समीकरण वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक नया आ गया, दूसरे तरह का आ गया, मतलब p वाला है। तो इसका समाधान हमको करना पड़ेगा। समाधान करना पड़ेगा मतलब कि इससे p का मान निकालेंगे, तो इसका समाधान करना पड़ेगा। अब समाधान करने में, ठीक है, p² माइनस 10p प्लस 9 बराबर 0 ऐसा एक इक्वेशन बन गया। इसको थोड़ा सॉल्व करना है, एक नया पेज ले लेते हैं। तो देखिए ये क्या हुआ, p² माइनस, गड़बड़ा गया, कितना था 10p प्लस 9 ना, p² माइनस 10p प्लस 9 बराबर 0। अब इस द्विघात कर समीकरण का समाधान करने के लिए हम इसका मिडिल फैक्टर करते हैं, मध्यपद विश्लेषण। ठीक है, तो मिडिल फैक्टर से भी कर सकते हैं और एक श्रीधर आचार्य का जो फॉर्मूला होता है वो भी लगा कर सकते हैं। यहाँ पर अभी मिडिल फैक्टर ही कर लेते हैं हम लोग। तो इसमें p² 9 है, मिडिल फैक्टर में हम लोग क्या करते हैं, 9 को दो ऐसा गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। तो इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 × 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा गुणनखंड लिखते हैं जिसको जोड़ने पर, ये वाला जो खंड है इसको जोड़ने पर ये बीच वाला आना चाहिए, या घटाने पर कभी कभी। कैसे घटाने पर, क्या, ये आप लोग नियम जानते हो, यहाँ पर जो साइन है वही साइन काम करता है। ये साइन यहाँ पर क्या है, प्लस है, दैट मीन कि ये दोनों को जोड़ना है। जोड़ करके हमको कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। अब अगर ये दोनों को लेते हैं हम तो 3 ऐड करेंगे तो 6 आएगा, तो 6 यहाँ नहीं है, यहाँ क्या है 10 है, तो इसका मतलब 9 1 लेना पड़ेगा। तो इसको हम दो पार्ट में तोड़ देंगे, 10p को दो पार्ट में तोड़ देंगे, क्या, एक 9p और माइनस एक 1p। क्यों, दोनों मिला के 10p हो गया और उसके पीछे 9 है बराबर 0 करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये दोनों में से कॉमन लेते हैं, क्या, p, तो यहाँ पर बचेगा p माइनस 9। इस दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं होने का है, तो 1 तो लिख ही सकते हैं, और 1 लिखेंगे तो p लिखाएगा, और यहाँ साइन चेंज हो जाएगा। देखिए ये माइनस यदि आगे है और ब्रैकेट अगर हम ले रहे हैं यहाँ पर, तो ये वाला साइन क्या होगा, प्लस के जगह पर यहाँ माइनस हो जाएगा, अर्थात -9 हो जाएगा यहाँ। अभी दोनों में से देखिए यहाँ p माइनस 9 और p माइनस 9 यहाँ पर कॉमन हो गया, तो क्या बचा, यहाँ बचा p और यहाँ बचा 1, तो बचा p माइनस 1 बराबर 0। अब इसमें यदि ये दो कंडीशन आ जाता है तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि या तो p माइनस 9 बराबर 0 और p माइनस 1 बराबर 0, दोनों में से कोई। तो अब यहाँ पर p का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 9 उधर जाएगा, 0 + 9 तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पर p का वैल्यू निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब p का दो वैल्यू आ गया, एक आ गया 9 और एक आ गया 1। ठीक है, चलिए अब नए क्वेश्चन पर चलते हैं। ये नया क्वेश्चन, एक नया सिंबल इसमें दिख रहा है, हालांकि विद्यार्थी परिचित हैं, लेकिन ये जो सिंबल है ये वेरिएशन का साइन है, वेरिएशन का साइन है। और हम लोग पहले से जानते हैं कि वेरिएशन दो तरह से यूज हम लोग करते हैं, एक करते हैं क्या, डायरेक्ट वेरिएशन यूज करते हैं, और एक करते हैं इनवर्स यूज करते हैं। इनवर्स मतलब उल्टा यूज करते हैं, विलोम, उसको हिंदी में विलोम कहते हैं, और ये सरल कहलाता है, सरल और विलोम ऐसा यूज करते हैं। अब दोनों में लेकिन सिंबल यही रहता है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल ये क्या होता है कि जब सिंबल एक ही यूज करते हैं, डायरेक्ट में भी और इन्वर्स में भी। जैसे अगर डायरेक्ट कोई है तो हम लिखते हैं ऐसे, इस तरह से लिखते हैं। अगर इन्वर्स है, जैसे मान लो सी के साथ इन्वर्स अगर रिलेशन है ए का, तो हम ऐसे लिखते हैं, माने बटे कर देते हैं, जो इन्वर्स होता है वो बटे कर देते हैं। सिंबल दोनों में एक ही यूज होता है। इस सिंबल को जब हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन में जाते हैं तो पहले इस सिंबल के बदले में जहाँ भी हमको सॉल्व करना है या कुछ भी करना है, तो उसको पहले बराबर
और कोई एक अचर संख्या, ज़्यादातर के यूज करते हैं, कोई भी एक अचर संख्या को यूज करके हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब जहाँ सिंबल रहेगा ये वाला, माने ये वेरिएशन साइन वाला सिंबल जहाँ रहेगा, उस सिंबल के बदले हम क्या यूज कर लेंगे, ये यूज कर लेंगे, के और बराबर यूज कर लेंगे, ठीक है। और उल्टा मतलब कहीं भी अचर और बराबर जब ये हम हटाएंगे तो वहां से फिर हम एल्फा लगा लेंगे, मतलब उसके बदले में ये सॉरी, मतलब इसको क्या, एल्फा जैसा होता है लेकिन ये वेरिएशन साइन कहते हैं, ठीक है। तो वेरीज, इसको पढ़ते हैं हम लोग वेरीज एज, क्या पढ़ेंगे, वेरीज एज पढ़ेंगे। तो ये बेसिक है, छोटा सा बेसिक लेते चलना पड़ेगा साथ में। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन पढ़ाते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक्स बिलोंग माने एक्स वेरीज एज वाई जेड, ऐसा एक कंडीशन है। तो पहले हम इसको एक काम करते हैं, वेरिएशन को हटा लेते हैं। वेरिएशन को जब हटाएंगे तो x बराबर एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। कांस्टेंट यहाँ पर एक k1 लेते हैं। ये इसलिए k1 बोले, देखिए यहाँ पर एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है, दो जगह है, तो दोनों के लिए अलग अलग कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो एक कांस्टेंट को अगर हम k लेंगे तो कुछ दूसरा मानना पड़ेगा। तो हम यहाँ पहले से ही मान लेते हैं इसका k1 वाई जेड, ठीक है। इसको एक समीकरण कर लेते हैं क्योंकि ये बराबर में अब चेंज हो गया है। अब इसको हम लोग सॉल्व करने के रूप में ले लिए हैं। फिर देखिए दूसरा है y वेरिएशन, यहाँ पर वेरीज एज कितना, z इंटू एक्स। तो y बराबर कितना होगा, k2 z इंटू एक्स, ऐसा हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन हो गया। इस दोनों इक्वेशन को एक बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई कर देने से क्या आएगा, x, माने इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो x और y लेफ्ट में मल्टीप्लाई हो गया और राइट में क्या हो गया, k1 k2 y और x, है ना। आज जेड लेकिन दो बार हो गया है, जेड क्या हो गया, दो बार हो गया। तो जब दो बार हो गया तो उसको स्क्वायर लिख दे रहे हैं, जेड का स्क्वायर। अच्छा देखिए, अब यहाँ से बराबर के पहले भी एक्स वाई है, इधर भी एक्स वाई है, तो ये कैंसिल कर लेते हैं। एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है तो कैंसिल हो ही जाएगा, पता है। तो हम यहाँ पर 1 लिख लेते हैं इधर। तो फाइनली हमारे पास ये वाला जो आया, ये इधर आ जाएगा, k1 k2 बटे में आएगा ना, जेड स्क्वायर। तो सिर्फ अगर जेड का वैल्यू निकालेंगे तो √1/k1 इंटू k2 हो जाएगा, मैंने स्क्वायर जो है इधर जाके क्या होगा, रूट हो जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। तो जेड का वैल्यू ये निकल गया है। अब ये अपने आप में भी, ये भी कांस्टेंट है, अचर है। ये भी क्या है, अचर है। क्यों, देखिए अगर कोई कांस्टेंट है उसको हम किसी दूसरे कांस्टेंट से गुना करेंगे, उसमें किसी से भाग देंगे या खुद ही उसको इन्वर्ट कर माने इन्वर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, जो भी निकालेंगे कांस्टेंट का, माने कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ जोड़ें, गुना करें, भाग दें या उसको इन्वर्ट कर दें, तो सभी अपने आप में कांस्टेंट ही होंगे। तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो यही पूछ रहा है, देखिए कि तो दिखाएं कि जेड एक अशून्य स्थिरांक है। अब ये सवाल है कि स्थिरांक है, मतलब अचर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिरांक बोलते हैं, एक ही बात है। और अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये अचर है, माने स्थिरांक है। लेकिन अब एक शब्द और इसमें जुड़ गया, हालांकि यही इतना ही सिद्ध कर देंगे तो प्रूव हो गया, लेकिन ये एक और शब्द यहाँ जुड़ गया, उसको भी समझ लेना पड़ेगा कि भाई अशून्य क्यों बोला यहाँ। अशून्य इसलिए बोला कि यहाँ पर देखिए, अगर के जो है, अगर इसको हम शून्य के रूप में कभी ले लें, इसको भी अगर शून्य के रूप में लें तो बटे में यदि आ गया तो ये क्या हो गया, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, इसका रूट भी नहीं निकल पाएगा, तो एक कॉम्प्लेक्सन आ जाएगा, मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये। तो इसीलिए यहाँ पर बोला कि ये जब भी होगा तो शून्य के रूप में नहीं होगा, जब भी होगा तो ये क्या होगा, अचर अशून्य के रूप में होगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो सदृश त्रिभुजों की परिसीमा क्रमशः दिया हुआ है, इतना और इतना है, माने 20 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। यदि प्रथम त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है और दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो पहले तो हम सिंपल एक बार ऐसे बता दें कि त्रिभुज ये सूत्र ही होता है, तो सूत्र को ले लेते हैं और सूत्र अगर हम चाहेंगे बगल में तो एक बार इस्टेब्लिश भी करके दिखा देंगे। पहले सूत्र होता है कि सदृश त्रिभुज में, सदृश त्रिभुज में जो
भुजा का अनुपात होता है, माने पहले त्रिभुज की परिसीमा अब बटे दूसरे त्रिभुज की परिसीमा, ठीक है। परिसीमा करेंगे अगर हम, तो सिंपल पहले त्रिभुज की कोई एक भुजा, है ना, और दूसरे त्रिभुज का एक संगत भुजा, दूसरे त्रिभुज की संगत एक भुजा अगर बटे करेंगे तो ये बराबर होगा। बस ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। हालांकि इस फॉर्मूला को हम इस्टेब्लिश भी कर सकते हैं अभी। तो अभी देखते हैं, अगर इसको पहले समझ ले क्वेश्चन को। पहले त्रिभुज की परिसीमा बटे दूसरे त्रिभुज की परिसीमा बराबर पहले त्रिभुज की एक भुजा बटे दूसरे त्रिभुज की संगत एक भुजा। अच्छा, पहले त्रिभुज की परिसीमा कितना दिया हुआ हमको? 20 दिया हुआ है, तो बस सिंपल यहाँ 20 लिख लीजिए। अब बटे दूसरे त्रिभुज की परिसीमा कितना लिखा हुआ है? 16 लिखा हुआ है, लिख दीजिए। पहले त्रिभुज की भुजा, यदि पहले त्रिभुज की भुजा कितना है? 9 सेंटीमीटर, और दूसरे त्रिभुज की भुजा नहीं पता है, तो दूसरे त्रिभुज की भुजा नहीं पता है, ये हमको निकालना है। अब सिंपल क्रॉस गुना कर दीजिए, ये वाला आ जाएगा इधर, है ना। तो क्या लिखाएगा? दूसरे त्रिभुज की भुजा गुने 20 बराबर 9 गुने 16। इसलिए दूसरे त्रिभुज की भुजा बराबर, दूसरे त्रिभुज की भुजा बराबर क्या होगा? तो 9 गुने 16 इधर है, ये वाला 20 आकर के बटे हो जाएगा। बस काट लीजिए इसको। तो 4 से 4 चक 16 और 5 चक 20 और 9 चक 36 बटे 5। पॉइंट में अब कन्वर्ट कर लेने से हमारे समझ से 7 पचे 35, 7.2 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर लिख दीजिएगा। तो ये बन गया। लेकिन इसमें फॉर्मूला को अगर देखना चाहें तो इसको देख लेते हैं एक बार कि कैसे फॉर्मूला आया है। देखिए, जैसे एक त्रिभुज है ABC, अभी हम कोई इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं कर रहे हैं, सिंपल ऐसे बना दे रहे हैं। फिर दूसरा एक त्रिभुज ऐसा ही है, कोई छोटा ले लेते हैं लेकिन सदृश लेते हैं। मान लो ये DEF त्रिभुज है, ठीक है। इसमें सदृश है ऐसा कि ये इसका भुजा संगत बराबर है, ये वाला इसका संगत है, कॉरेस्पॉन्डिंग है, और ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो ऐसा में सदृश यदि है ये दोनों, तो सदृश का साइन ऐसे होता है। तो इसमें क्या शर्त होती है कि ए बी, इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं उसके रेशियो बराबर होते हैं, अनुपात बराबर होते हैं। मतलब AB/D बराबर होगा BC/EF बराबर होगा AC/DF, ऐसा हम लोग जानते हैं। मतलब ये ऐसा कंडीशन यदि हो, यदि दो त्रिभुज सदृश हो, ऐसा सदृश हो ये, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में उसकी जो भुजा होती है वो संगत भुजा समानुपाती होती है। अच्छा, आप लोग एक जो समानुपात का कंडीशन होता है, उस समानुपाती में एक एडेंडो पढ़े हैं कभी? या फिर मतलब उसको जैसे इस तरह से होता है, सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि ऊपर ऊपर जो होता है वो ऊपर ऊपर हम जोड़ सकते हैं, और नीचे नीचे जो होता है वो जोड़ सकते हैं। तो ऐसा है कि इसी के बराबर ऐसा हो सकता है कि AB अब प्लस BC अब प्लस AC, और नीचे में हो सकता है वैसे DE प्लस EF प्लस DF। अब देखिए तो कि ये ऊपर में सब जोड़ करके आ गया, तीनों भुजाओं का योग इसी के बराबर हुआ। इसका मतलब प्रत्येक भुजा का जो संगत भुजा का जो अनुपात है, ये तीनों के बराबर, ये तीनों भुजाओं का सम भी आ गया है। और तीनों भुजाओं का सम जो होता है वो परिसीमा कहलाता है। क्या हुआ? पहले त्रिभुज की परिसीमा, है ना, पहला का, और फिर ये नीचे किसका आ गया? दूसरे की परिसीमा। आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब परिसीमा का जो अनुपात है वो उस त्रिभुज के संगत भुजाओं के अनुपात के क्रमशः बराबर होता है।
ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैं बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है ये, यदि त्रिभुज एबीसी में एबीसी कोण जो है, कोण एबीसी 90 डिग्री है। जैसे यहाँ एक त्रिभुज बना के रखे हैं थोड़ा रफ में, एक त्रिभुज है एबीसी, ठीक है, ये वाला एक त्रिभुज है, इसका नाम है एबीसी। इसमें यहाँ पर जो कोण दिया हुआ है, ये वाला देख रहे हैं, ये यहाँ पर दिया हुआ 90 डिग्री का, ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण दिया हुआ है। इसमें ए बी का मान, माने ये वाला जो दिया हुआ है, ये 5 सेंटीमीटर का है। अब बी सी का जो मान है, ये वाला 12 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है कि त्रिभुज के परिअर्धव्यास, परिअर्धव्यास जो यहाँ देख रहे हैं ऐसे, यही वाला एक जो वृत्त ऐसे बना हुआ है बाहर बाहर, इसी को हम लोग कहते हैं परिवृत्त। मतलब अगर एक त्रिभुज के बाहर कोई वृत्त बना हुआ हो, त्रिभुज के तीनों बिंदुओं को टच करते हुए एक वृत्त बना हुआ है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, परिवृत्त। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है यहाँ, समझाने के लिए किए हैं। तो यहाँ पर देखिए कि बाहर बाहर से जो ये वृत्त बना हुआ है, इस वृत्त को हम लोग क्या बोलते हैं, परिवृत्त बोलते हैं, जो कि इसके अ, सभी जो तीनों शीर्ष बिंदु हैं, इसको टच करते हुए जब जाएगा, तब इसको हम लोग कहेंगे परिवृत्त। इसका जो अर्धव्यास होगा इस वृत्त का, उसको हम लोग कहेंगे परिअर्धव्यास। इसमें अभी समझने का बात क्या है कि कोई भी समकोण त्रिभुज अगर है, पहले छोटा से समझ लेना बात इसमें, कि समकोण त्रिभुज के परिवृत्त का जो अर्धव्यास है, परिवृत्त का अर्धव्यास है ना, जिसका नाम होगा परिअर्धव्यास, ये जो होगा ना, वो किसके बराबर होगा पता है? तो ये सिर्फ ये कर्ण जो होगा, माने इसमें जो कर्ण होता है ये वाला, माने कर्ण जो भी रहेगा उसका आधा होगा, ठीक है। इसके कंडीशन क्या है, कारण क्या है? ऐसे कई कारण से इसको समझा जाता है। इसमें जो देखा जाता है, ये एक प्रमेय 10 में भी है, उसके आधार पर भी समझ सकते हैं कि अर्धवृत्त का कोण समकोण है। ये देखिए, ये जो समकोण है, इसका मतलब यहां से ये अर्धवृत्त है, ये क्या है, अर्धवृत्त है। और जब कोई अर्धवृत्त है तो ये वाला क्या है, व्यास है। इसका मतलब कि अब इसको आधा कर देंगे तो यहाँ से अर्धव्यास निकल जाएगा, सिंपल बात है। तो इसका मतलब कर्ण को हम आधा कर देंगे तो इससे हमको अर्धव्यास निकल जाएगा। अब कर्ण इसमें कौन है, AC है, AC का हमको आधा करना पड़ेगा। अच्छा, यही सब चला लेते हैं। AC का वैल्यू जानते हैं कैसे निकलेगा? कर्ण का सूत्र होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करके हम निकालेंगे कर्ण। तो लंब इसमें कौन है, 5 है, तो इसका मतलब अंडर रूट 5 का स्क्वायर आप प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे बटे 2। तो 5 का स्क्वायर का मतलब 25 हो गया, 25, अब 12 का स्क्वायर मतलब 144 है ना, बटे 2। तो इसका मतलब हो गया 169, जोड़ देंगे तब बटे 2। और 169 का वर्गमूल निकलता है 13, तो 13/2 हो गया, मतलब 6.5 सेंटीमीटर आएगा इसके परिअर्धव्यास की लंबाई। क्लियर है? चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में है कि यदि त्रिभुज एबीसी में AB का मान दिया हुआ है 2a-1 सेंटीमीटर, AC का मान दिया हुआ 2√2 इंटू ए बाहर में है, और BC का मान दिया हुआ 2a+1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ कौन पूछ रहा है, ये थोड़ा सा टिपिकल टाइप से दिया हुआ है। दिया हुआ है भुजा का मान 3 गो, और पूछ रहा है कोण का मान। ज्यादातर सिंपल कोई भी क्वेश्चन अगर त्रिभुज का रहता है और अगर भुजा दिया हुआ है, कोण पूछता है, तो इसमें दो ही तरह के त्रिभुज में संभव है कोण बताना, ज्यादातर, बाकी सब में बताना संभव नहीं है। वो है, एक तो अगर समबाहु त्रिभुज होगा तो, और नहीं तो फिर समकोण त्रिभुज होगा तो। ये बात समझ लीजिएगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज, मान लो अगर तीनों भुजा बराबर होंगे तो हम सिंपल अपने बोल देंगे कि भाई तीनों कोण बराबर हो जाएगा, इसका मतलब प्रत्येक कोण इसमें 60 डिग्री का होगा। तो जब तीनों
भुजा बराबर हो जाएगा, इसका मतलब है कि भुजा दे करके जब त्रिभुज में कोण पूछेगा, इसका मतलब हमको दो शर्त पर ध्यान देना होगा। एक तो क्या उसके तीनों भुजा बराबर है, या फिर क्या वो समकोण त्रिभुज बना सकेगा। अगर वो समकोण त्रिभुज बना सकेगा तब उसमें जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसके सामने का कोण 90 डिग्री होगा। ऐसा प्रमेय के अनुसार से हम लोग जानते हैं, प्रमेय 50 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें प्रमेय के अनुसार से हम फिर वहां देखेंगे। लेकिन इसमें देखिए, अब ये चूंकि साफ साफ लग रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट है ये, तो ए का वैल्यू कुछ भी रहेगा तो ये तीनों बराबर संभव नहीं है। तो इसका मतलब समबाहु त्रिभुज पर विचार अभी हम नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट सोचेंगे कि समकोण त्रिभुज का ही हो सकता है ये। लेकिन अगर हो भी सकता है तो उसका प्रमाण देना पड़ेगा, ऐसे नहीं बोल देंगे कि समकोण त्रिभुज ही होगा। इसके लिए हमको पहले देखना पड़ेगा कि ए बी का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, ए बी स्क्वायर मतलब 2a-1 का स्क्वायर करते हैं। बी सी का भी स्क्वायर करके लिखते हैं, तो क्या होगा 2a+1 का स्क्वायर करते हैं। और ए सी का स्क्वायर करते हैं तो 2√2 इंटू ए का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, अब ये तीनों का स्क्वायर करके हम देखेंगे कौन सा दो स्क्वायर वाला भुजा, माने जो भुजा का स्क्वायर है, इसको जोड़ के तीसरा के बराबर हो रहा है, ऐसा कोशिश करते हैं। तो देखिए ऐसे सिंपल हम अगर इसको तोड़ेंगे तो अलग हो जाएगा, तोड़ करके भी देख सकते हैं इसको, और नहीं तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है। जैसे देखिए ये जो दिया हुआ हमको, ये और ये, तो हम इसको ऐसा समझ सकते हैं, इसको ऐसा समझ सकते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा, इसको हम समझते हैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर के जैसा, है कि नहीं। अच्छा, अगर ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये जोड़ने पर नहीं आएगा, क्योंकि ये लग रहा है कि घटाने पर आ जाएगा, छोटा लग रहा है ये। तो अब एक बार हम करके ही देख लेते हैं। क्या फॉर्मूला है हमारे पास एक ऐसा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab, ऐसा एक फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ प्लस करेंगे तो प्लस के लिए फॉर्मूला होता है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर अब प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एलजेब्रा का फॉर्मूला जब तक याद नहीं होता है, बेसिक चीज होता है, इसको अगर आप अच्छे से अगर नहीं करके रखे हैं तो वो बहुत दिक्कत करेगा। डिराइव करके रखिए, याद करके रखिए। हमारा एक अलग से एलजेब्रा का फॉर्मूला का वीडियो किया हुआ है, तो उसमें याद करने के लिए भी सुविधा बताया हुआ किस तरह से आप याद करेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है 4ab होता है। हम इसको एक बार चेक करके इसको देखते हैं। इसमें इसको लिखते हैं, ये वाला पहले लिखते हैं, ये 2a+1 का होल स्क्वायर अब माइनस 2a-1 का होल स्क्वायर। तो ये अगर a समझे, इसको b समझे, तो यही वाला सेम फॉर्मूला लगेगा। तो बराबर होगा 4 इंटू ए की जगह पर 2a और b की जगह पर 1, ऐसा होगा। तो गुना करके कितना आएगा 8a आएगा। अच्छा, इसको यहाँ पर गुना करके देखिए तो 2 का स्क्वायर होगा तो 4 होगा, और √2 का स्क्वायर होगा तो 2 होगा, और a का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर 4ab ना, 4ab हो गया, तो इसमें कितना हो जाएगा 8a स्क्वायर। अच्छा, ये तो यहाँ पर माने क्वेश्चन में थोड़ा सा लगता है, देखिए ये वाला गड़बड़ी है, ये पूरा रूट होगा तभी ना होगा, क्योंकि यहाँ हम प्रिंट शायद गड़बड़ हो गया होगा। तो यहाँ पर देखिए ये होगा क्या 2√2, रूट के अंदर में ही ए रहेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये रूट के अंदर में ही रहेगा, तो स्क्वायर करने से माने जब इसका स्क्वायर करेंगे √2a का स्क्वायर, तो ये वाला स्क्वायर नहीं आएगा, मतलब कि ऐसा हो जाएगा, रूट हटेगा और 2a हो जाएगा, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 8a बचेगा, क्या बचेगा 8a बचेगा। अब देखिए जो ये वाला है माने ac का स्क्वायर जो है वही ये वाला है, इसका मतलब इसका मान हो गया कि bc का स्क्वायर पहले लिखो, अब माइनस ab का स्क्वायर लिखो, बराबर कितना आ गया हमको, बराबर आ गया ac का स्क्वायर। अब इसमें देखिए ये अगर हम इधर लेके चले जाएं ए बी स्क्वायर, तो इसका मतलब होगा बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर अब प्लस ए बी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो अब एक बार हम चित्र बना करके छोटा सा देख लेते हैं, समझ में आ रहा है। जैसे इसमें बी सी बड़ा है,
क्योंकि ये दोनों को जोड़ के BC है। इसका मतलब यहाँ पर B लिखाएगा, यहाँ पर C लिखाएगा और यहाँ पर A लिखाएगा, क्योंकि BC सबसे बड़ा होगा। अब इसके सामने का जो एंगल है ये वाला है, इसका नाम क्या होगा? BAC। क्या नाम होगा? BAC होगा। अब इसका वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि जब भी कोई ऐसा बनता है कि दो भुजाओं के वर्ग का मान जोड़ करके तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, तो वो समकोण त्रिभुज बनता है। और उसमें बड़ी भुजा के सामने का कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। इसका मतलब BAC बराबर कितना हो गया? BAC बराबर 90 डिग्री हो गया। ये आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है? अब ये आ गया त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आ गया, ट्रिगोनोमेट्री का। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि x बराबर a सेक थीटा और y बराबर b टेन थीटा है। तो x और y में थीटा विहीन संबंध ज्ञात करें। मतलब जिसके अंदर में x और y में संबंध ज्ञात करना है, जिसमें थीटा विहीन है। विहीन है मतलब थीटा उसमें नहीं होना चाहिए, मतलब एक तरह से थीटा को गायब कर दीजिए। तो थीटा तो अकेले गायब होगा नहीं, सेक थीटा टेन थीटा ही पूरा गायब होगा। चलिए देखते हैं एक बार। यहाँ दिया हुआ है x बराबर a सेक थीटा दिया हुआ है, तो हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं कि a सेक थीटा बराबर x। इससे अगर हम सेक थीटा निकालना चाहें तो x बटे a हो जाएगा। y बराबर है b टेन थीटा, ऐसा है। तो अगर हम टेन थीटा बराबर इसी तरह से निकालें जैसे ही निकाले थे, तो उसमें क्या निकलेगा? y बटे b निकलेगा। ठीक है। अच्छा, एक फॉर्मूला होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब बताइए x का मान, सेक थीटा का मान कितना है? x बटे a है। तो हम लिखते हैं सेक थीटा के जगह पर x बटे a, और चूंकि उसका स्क्वायर है तो ऐसा लिख देंगे। और टेन थीटा के जगह पर कितना लिखेंगे? y बटे b, उसका स्क्वायर लिख देंगे, बराबर 1 हो गया। बस अब इसको स्क्वायर को दोनों में बैठा दीजिए, जैसे a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बटे a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे b स्क्वायर बराबर 1। यही हो गया आंसर। ठीक है, तो ये तो और हल्का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि टेन थीटा प्लस 15 डिग्री बराबर √3 हो, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान निकालना है। ये जो दिया हुआ पहले उसको देखिए, टेन थीटा प्लस 15 डिग्री का मान दिया हुआ है √3। अच्छा, √3 कितना डिग्री के लिए होता है? टेन के फॉर्म में कितना डिग्री का मान √3 होता है? तो हम लोग जानते हैं कि टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है। अब देखिए, टेन यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो, लेकिन काटेंगे नहीं, ये ध्यान रखिएगा। सिर्फ कंपेयर करके अगर हम देखें तो इसका मतलब साफ पता चलेगा कि थीटा प्लस 15 डिग्री बराबर आ गया 60 डिग्री। इससे हमको थीटा का मान 60 डिग्री और माइनस 15 डिग्री आएगा, मतलब 45 डिग्री। अब जब ये आ गया तो साइन थीटा का मान अगर हम निकालेंगे तो साइन 45 का मान होगा, और साइन 45 का मान 1/√2 होता है। फिर कॉस 45 का मान देखते हैं हम, क्यों? कॉस थीटा का मान निकालना, हमको कॉस थीटा का मान निकालना है, तो कॉस 45 होगा और उसका वैल्यू भी होता है 1/√2। अब आ जाइए, इसलिए कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मतलब साइन 45 डिग्री अब प्लस कॉस 45 डिग्री हो गया, मतलब 1/√2 प्लस 1/√2, है ना? तो √2 का एलसीएम हो गया, तो 1 + 1 मतलब 2/√2। 2 बटे, अच्छा 2/√2 को हम चाहें तो थोड़ा चेंज कर सकते हैं। क्या? यहाँ कर दे रहे 2/√2 है, तो इसको हम लोग 2 का मतलब √2 × √2 लिख सकते हैं। अब बटे √2 ही हो गया, एक कट गया तो इसका वैल्यू आ जाएगा √2। ये हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन आ गया। गोलक का व्यास, एक गोलक का व्यास दूसरे गोलक के व्यास का दोगुना है। अच्छा, व्यास और अर्धव्यास का संबंध दोनों बराबर होता है। अगर व्यास किसी का दुगना है तो अर्धव्यास भी दुगना होगा।
तो हम व्यास लेकर के नहीं बनाएंगे, अर्धव्यास लेकर के बनाएंगे। यदि बड़े गोलक का संपूर्ण क्षेत्रफल और छोटे गोलक का आयतन का संख्यामान समान हो, पहले ये मानते हैं हम, इसमें मान रहे हैं, माना, पहले दूसरे गोलक का मान लेते हैं, माना दूसरे गोलक का अर्धव्यास r है, तो पहले गोलक का अर्धव्यास कितना होगा? 2r होगा। क्यों बताइए? क्योंकि पहले गोलक का व्यास दूसरे गोलक के व्यास का क्या है? दुगना है। तो अर्धव्यास भी डबल हो जाएगा। जब व्यास डबल होगा तो अर्धव्यास भी डबल हो जाएगा। अब दूसरे गोलक का अर्धव्यास r माने हैं, अब पहले गोलक का अर्धव्यास क्या हो गया? 2r। तो इसमें पहले गोलक का आयतन निकालते हैं, कितना होगा? क्यों? क्योंकि इस सॉरी, यहाँ क्या बोला है? पहले गोलक का, पहला बड़ा वाला ही तो पहला है ना, बड़ा है। नहीं, तो इसमें पहले गोलक का आयतन नहीं बोला है। क्या निकालना? संपूर्ण तल। क्या निकालना हमको? संपूर्ण तल। पहले गोलक का संपूर्ण तल निकालना है, संपूर्ण तल। ठीक है, कितना होगा? तो संपूर्ण तल होगा, देखिए इसमें पहले गोलक का क्या निकालना हमको? संपूर्ण तल निकालना है, संपूर्ण तल। ठीक है, तो क्या होता है संपूर्ण तल? इसमें फॉर्मूला होता है 4 पाई r²। लेकिन r की जगह पर यहाँ पर r नहीं लिखेंगे, बोलिए क्या लिखेंगे? 2r लिखेंगे। ये फॉर्मूला हमने लिखा, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 4 पाई 2r²। दैट मीन 4 पाई अप इंटू 4r², तो हो जाएगा टोटल 16 पाई r²। ठीक है, ये निकला पहले गोलक का संपूर्ण तल। अब दूसरे गोलक का बात करते हैं। दूसरे गोलक का माने जो छोटा वाला है, ये पहला वाला कौन है? बड़ा है, पहला वाला बड़ा है। ठीक है, दूसरे गोलक का आयतन निकालते हैं। ठीक है, आयतन कैसे निकलेगा? तो होता है 4/3 पाई r³ यहाँ पर r ही रहेगा, क्योंकि दूसरे गोलक का अर्धव्यास का मान लिया, r मान लिया है। तो देखिए, जो बड़ा गोलक है उसका संपूर्ण तल का जो क्षेत्रफल है वो इतना निकला है, 16 पाई r²। और दूसरे गोलक का आयतन निकला हमको कितना? ये निकला है। अब इसको अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ठीक है, दोनों को बराबर कर देते हैं। ये दोनों आपस में क्या पूछा है कि संख्या मान समान हो तो छोटे गोलक का अर्धव्यास कितना होगा? दोनों को बराबर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 4/3 पाई r³ बराबर क्या निकलेगा हमारे पास? 16 पाई r²। ठीक है, देखिए पाई और पाई तो कट गया, कट गया ना। इसमें से 2r² अगर यहाँ घाट काटेंगे तो यहाँ जो क्यूब है वो कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बच गया? r बराबर, इधर 16 है, ये जाके उलट जाएगा, 3/4 हो जाएगा। 4×16, 4×3=12 सेंटीमीटर उसका अर्धव्यास निकल गया। ठीक है, ठीक है। अब नए क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर। यह है, यदि किसी आयत घन के तलों की संख्या x है और किनारों की संख्या y है, शीर्ष बिंदुओं की संख्या z है। ठीक है, और शीर्ष बिंदुओं की संख्या z, किन विकर्णों की संख्या है p। तो इसमें x माइनस वाई प्लस जेड प्लस पी का मान निकालें। ये देखिए, हम रफ में ऐसे चित्र बना करके देख लेते हैं। ये है आयत घन, इस तरह का होता है। ठीक है, इस तरह का
आप लोग देखें इसमें आयत घन ऐसे होता है, ये हो गया आयत घन। आप कमरे का उदाहरण भी इसमें ले सकते हैं। तो एक कमरा का उदाहरण हम लोग समझ सकते हैं। इसमें आयत घन में ये जो सबसे पहले इसमें बोला क्या, तलों की संख्या। तलों की संख्या मतलब ये एक तल हो गया ऊपर वाला, ऐसे ऊपर वाला नीचे हो गया, तो इसमें टोटल तल जो होता है, तलों की संख्या, तलों की संख्या मतलब कौन सा, ये वाला तल हो गया एक, ठीक है। वैसे ये वाला तल हो गया एक, ऐसे, ठीक है। ऐसे करके कुल मिला के कितना होता है, 6 होते हैं तलों की संख्या, जिसको हम लोग एक्स बोलते हैं, वो 6 होते हैं। इसको इसीलिए इसका आयत घन का दूसरा नाम षट फलक भी होता है। षट फलक, फलक मतलब होता है तल, कितना, 6। षट मतलब 6, 6 तल वाला होता है। तो इसको हम तलों की संख्या 6 ले लिए। अब इसमें दूसरा बोला है किनारों। किनारों मतलब ये वाला लाइन, ये वाला लाइन जो है ये। तो इसको आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कितना होगा। 4 अगर इधर लेंगे, 4 पीछे होगा, और ये 1 2 3 4 4 मतलब टोटल 12 हो जाएगा। 4 तिहाई 12। तो किनारों की संख्या, किनारों की संख्या कितनी होगी, y बराबर 12 हो गया। और शीर्ष बिंदुओं की संख्या, शीर्ष बिंदुओं की संख्या, आप देख लीजिए ये वाला शीर्ष बिंदु कहलाए, ये ऐसे ऐसे जो बिंदु है वो शीर्ष बिंदु कहलाए। तो 4 ऊपर रहेगा, 4 नीचे रहेगा, 8 हो जाएगा। शीर्ष बिंदु को क्या माने थे हम लोग, जेड माने थे ना, दिया हुआ है। अब विकर्ण मतलब कौन सा हुआ, तो ये देखिए, ये किनारा लीजिए और ये एकदम नीचे वाला इधर, इसके साथ ये जो मिलाएंगे ये एक होगा। फिर जैसे ये वाला लीजिए और इसका नीचे वाला लीजिए, तो इसको मिलाएंगे तो ये वाला हो जाएगा किनारा। तो ऐसे दो, और ऐसे फिर इधर से, हाँ यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा। फिर ऐसे ये वाला जो नीचे था उसको यहाँ से मिलाएंगे तो हो जाएगा। कुल मिलाकर के 4 रहेगा। किनारों की, सॉरी, विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या जो होगा वो किसका मान, क्या माने थे, p माने थे, 4 होगा। अब इसका मतलब डायरेक्ट अब रख दीजिए मान, क्या, x माइनस वाई प्लस जेड प्लस पी, इसका मान कितना होगा। तो x का मान हो गया 6, और y का मान हो गया 12, z का मान हो गया 8, और इसका मान हो गया 4, सॉरी +4, है ना। तो टोटल कितना हो गया, देखिए 8 4 12, और ये 12 कट जाएगा, देखिए ये 12, 8 और 4 12 कट गया, तो क्या बच गया, 6। आंसर हो गया 6। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखिए है 11 12 14 x-2 x+4 x+9 32 38 और 47, ये बढ़ते क्रम में सजाया हुआ है। इसका मतलब कि ये जो क्रम है ये बढ़ते क्रम में, ऐसे भी देख रहे हैं कि 11 के बाद 12 14, ठीक है। तो ये बोला लगातार वही है। अब यहाँ जो ऐसा बोल क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पर तो x जैसा दिया हुआ है, तो x में तो मान नहीं है, तो इसमें भी समझना है कि ये वाला छोटा होगा, ये वाला बड़ा होगा, ये वाला उससे बड़ा होगा, ऐसा समझना है। बढ़ते क्रम में दिया गया है। और इसका जो मध्यक है, मध्यक मतलब मीडियन, ठीक है, मध्यक मतलब मीडियन जो है वो 24 दिया हुआ है। तो बताइए कि इसमें x का मान क्या होगा। अच्छा, एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं हम यहाँ, 11 12 14 x-2 x+4 x+9 और 32 38 47 ऐसा लिखा हुआ है। अच्छा, पहले इसको गिनिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, मतलब ये ऑड संख्या है। और ऑड संख्या होता है जब भी, तो इसका मीडियन जो होता है कौन सा टर्म होगा, कौन, माने कितना नंबर पर मीडियन आएगा, इसमें से कौन सा मीडियन होगा, इसके लिए हम इसका नंबर निकालेंगे। तो मीडियन इसमें होगा कौन सा नंबर वाला, तो देखिए यहाँ पर टर्म होगा 9 + 1/2, इतना वाला टर्म, ये हमारा मीडियन होगा।
तो पहले 9+1 मतलब 10/2 माने 5, फिफ्थ टर्म जो होगा मीडियन होगा। अब यहाँ से गिनिए मीडियन कौन सा हुआ फिफ्थ टर्म, 1 2 3 4 5, मतलब ये बीच वाला मीडियन होगा। ठीक है, तो हमारा मीडियन एक्चुअली यहाँ पर क्या आ गया, मीडियन आ गया यहाँ x+4 आ गया। लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम मीडियन तो हमारा दिया हुआ कितना 24 है कि नहीं, कितना दिया हुआ है, तो हम इस x+4 के बराबर कर दे रहे हैं 24, इसलिए x बराबर क्या होगा 24 - 4 मतलब 20, आंसर हो गया x का वैल्यू। अच्छा, हम 4 का क्वेश्चन में वहां पर ऊपर शुरू में लिखा हुआ था कि 10 क्वेश्चन करना है। यहाँ देखिए 12 नंबर है, हम 12 क्वेश्चन कर दिए। ये 12 क्वेश्चन इसलिए कर दिए कि हम सब क्वेश्चन का जवाब दिए, लेकिन एग्जाम में आप लोग को सब क्वेश्चन का नहीं देना है, आपको इन 12 में से जो 10 सुविधाजनक लगे और जो आसानी से बने वही 10 आप करेंगे। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर में है। 5वां नंबर में बोला है कि किसी मूलधन का 2 वर्षों में 4% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो 80 है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है। लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा बनेगा भी और बड़ा नंबर भी मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ बोला है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, पहले तो ये समझ लीजिए कि साधारण ब्याज बड़ा नहीं हो सकता है, बड़ा कौन होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो यहाँ लिखा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, लेकिन इसमें अगर घटाएंगे हम तो पहले लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, उसके बाद लिखेंगे साधारण ब्याज। माने एक्चुअली इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें तो ये मतलब हो गया कि चक्रवृद्धि ब्याज को हम लोग CI बोलते हैं, CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। अब -SI बराबर हो गया 80 रुपया। ठीक है, CI का फॉर्मूला होता है ऐसा, P × R/100 -1, ये हो गया CI का फॉर्मूला। SI का फॉर्मूला होता है PRT/100 बराबर, ये एक्चुअली 80 लिखाएगा। देखिए यहाँ हमको डायरेक्ट निकालना है क्या, P का वैल्यू, क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन इसी को सॉल्व करके मूलधन निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मान रख देते हैं अब एक बार, जैसे P, ये अगर हम चाहें तो अभी पहले रख लीजिए, उसके बाद देखते हैं अगला बार। 1+R का वैल्यू 4 दिया हुआ है, 4/100, उसके ऊपर 2 वर्ष का है तो 2 पावर कर देंगे -1, माइनस PR के ऊपर वैसे यहाँ भी वही रख देंगे, 4 × 2 अब बटे 100 हो गया बराबर 80। कुछ काट सकते हैं तो काट भी लेंगे, जैसे यहाँ पर 4 से काट देते हैं 25, है ना, 25×100, यहाँ से भी काट देते हैं 25×100। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऊपर में 1 बचेगा, इसको एलसीएम कर लेंगे, 1 + 1/25 का एलसीएम कर लेंगे। ठीक है, तो कैसा आएगा हमारे पास, P इंटू यहाँ से 25 का एलसीएम कर लेंगे तो 25 + 1 आएगा, आएगा ना, पर पावर 2 -1 होगा। अब -2P/25 इधर हुआ बराबर 80। ठीक है, ठीक है, इसमें देखिए क्या होगा, ये हो गया 25 × 1 26/25, तो P इंटू 26 का स्क्वायर अब बटे 25 का स्क्वायर -1 इधर बचेगा, अब -2P/25 बराबर 80 ऐसा बचेगा। अभी अब एक नया मतलब पेज में चलते हैं, उसमें एक बार क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा P, अच्छा वहाँ पर 25 का स्क्वायर जो था 26 का स्क्वायर, तो ऐसा लिख सकते हैं 26 का स्क्वायर, पहले लिख लेते हैं एक बार उसके बाद, क्योंकि पेज में यहाँ पर है नहीं। अब -2P/25, अब बराबर इधर कितना बचा था हमारे पास था 80। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं इसका, 25 का स्क्वायर का एलसीएम हो गया, ये 25 का स्क्वायर एलसीएम हो गया, यहाँ हो गया 26 का स्क्वायर। 26 का स्क्वायर कर भी सकते हैं, लेकिन हम अभी एक बार ऐसे लिख दे रहे हैं। ठीक है, 2P/25 बराबर हो गया 80। तो देखिए ये हम ऐसा इसलिए छोड़ दिए थे कि
गुना भी कर सकते हैं, 26 का स्क्वायर जितना होता है वो लिख सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा है कि हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ देते हैं। तो बचेगा कैसा देखिए, ठीक है, ऐसा बचेगा 26 माइनस 25 इंटू 26 प्लस 25 ऐसा बचेगा, बटे 25 का स्क्वायर मैंने इसको गुना कर ही लेते हैं, यानी तो 25 का स्क्वायर अभी रहने भी दे सकते हैं, कोई बात नहीं। 2p बटे 25 बराबर 80। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास क्या आया अभी, ये देखिए आया कि यहाँ पर ये बच गया 25 में से 26 एक बचेगा, और ये जोड़ करके कितना आएगा 51 आएगा। तो p इंटू 51 बटे 625 माइनस 2p बटे 25 बराबर 80। इन दोनों में से p कॉमन होगा, p कॉमन होगा, और यहाँ पर 625 और 25 में एलसीएम यदि करेंगे तो 625 एलसीएम होगा, ये इससे कटेगा तो 51 बचेगा, और 25 से कटेगा तो कितना होगा ये, माने 25 बार 25 दूना 50 हो गया ये। ठीक है, बराबर 80। तो देखिए थोड़ा यहीं पर कोशिश करते हैं लिख लेने का, हो जाएगा अब। यहाँ लिखते हैं, ठीक है, देखिए ई बच गया p, और ये घटा के आ गया 1/625 बराबर 80 आया। ठीक है, इसलिए p बराबर कितना हुआ, p बराबर तो 80 गुने 625। अब इसको गुना कर दीजिए, 8×5=40 और 8×2=16 है ना, 4=20, 8×6=48, तो 50। ठीक है, और एक जीरो ऑलरेडी जो पहले से था वो होगा, तो इतना आ गया आंसर मूलधन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ये थोड़ा लंबा बनता है। और अब ये अगला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि ए बी सी संयुक्त रूप से इतना रुपया प्रारंभिक पूंजी लगाता है, माने शुरू में पूंजी लगाता है तीनों मिलकर के, उसमें ए बी और सी तीनों मिला के ये लगाता है, एक व्यवसाय शुरू करता है, 1,80,000 रुपया। ए बी के अपेक्षा 20,000 रुपया ज्यादा लगाता है, और जबकि बी जो है सी के अपेक्षा 20,000 रुपया ज्यादा लगाता है, बी जो है सी के अपेक्षा ज्यादा लगाता है। इसका मतलब सबसे कम समझ लीजिए कि सी लगाता है। कौन सबसे कम लगाता है, सी। तो यहीं से पहले सोचो, पहले तो देखो कि ए बी और सी तीनों मिलाकर के कितना लगाएगा, 1,80,000 रुपया लगाएगा, है ना, इतना रुपया लगाएगा, ये तीनों मिलाकर लगाया है। जिसमें सी मान लो कि अगर एक्स लगाया, तो बी जो होगा 20,000 प्लस एक्स लगाएगा, 20,000 हुआ ना, 400 नहीं देना होगा, है ना, 20,000 प्लस एक्स लगाएगा। और सी जो होगा ए, वो क्या करेगा, फिर जितना बी लगाया उसका फिर 20,000, मतलब 20,000 20,000 40,000 हो गया, 40,000 प्लस एक्स लगाया, माने सी जितना लगाया उससे 20,000 ज्यादा लगाया बी लगाया, अब बी जितना लगाया उससे फिर 20,000 ज्यादा लगाया ये। ठीक है, इसको थोड़ा इतना लिखे, 40,000 प्लस एक्स हो गया। तो अब एक बार मिलाइए तो कि ए का मान कितना हुआ, 40,000 प्लस एक्स हुआ ए का मान, अब 20,000 प्लस एक्स हुआ बी का मान, और सी का मान एक्स हो गया, और सब मिलाकर के हुआ 1,80,000 रुपया। थोड़ा जीरो पर ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए एक्स, एक्स और एक्स तो 3 बार है, तो हम इसको लिख देते हैं 3x, और 40,000 20,000 मिलकर फिर अब हो गया 60,000। ठीक है, अब बराबर 1,80,000, तो इसलिए 3x बराबर तब क्या होगा, 1,80,000 में से 60,000 माइनस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो बचेगा कितना, 1,20,000 बचेगा ना। इसलिए x बराबर तब कितना आएगा, x बराबर आएगा 1,20,000 अब बटे 3, मतलब 4×3=12, 40,000। इसका मतलब x का मान आ गया 40,000। तो अब देखिए
तो इसका मतलब हो गया कि सी का मान आ गया हमको 40,000 रुपया, ठीक है। और बी का मान तब 20,000 जोड़ देंगे, माने 60,000 रुपया, है कि नहीं। और ए का मान और 20,000 जोड़ देंगे, मतलब 80,000 रुपया, है ना। मतलब क्या हुआ देखिए, 40,000 रुपया सी को मिला, 20,000 माने सी लगाया है, बी लगाया है 60,000 और ए लगाया है 80,000। अब देखिए, जब लाभ का अनुपात हमको नाप माने मान निकालना है लाभ का अनुपात का, तो पहले हम तीनों के मूलधन का अनुपात में दिखा देंगे कितना कितना हुआ। तो ए का मान है 80,000 रुपया, बी का मान है 60,000 रुपया और सी का मान है 40,000 रुपया। तो अनुपात निकालने में सब जो चार चार शून्य है वो ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 8:6:4। फिर जितना कट सकता है उसको काट लेते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, माने सरलतम रूप में ले आते हैं। तो 2 से 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, तो हो गया 4:3:2। ये आ गया इसके मूलधन का अनुपात, ठीक है। अब अनुपाती योग कर लेते हैं, अनुपाती योग। अब कितना हुआ, तो 4 + 3 + 2 माने 4 3 7 2 9। अच्छा, कुल लाभ हमको दिया हुआ है, कुल लाभ देख लेते हैं एक बार कितना दिया हुआ है। कुल लाभ है, कुल लाभ यहाँ पर है 10,800 रुपया, ठीक है। तो इस लाभ को हमको बांटना है, कुल लाभ है 10,800 रुपया। तो इसको अब किसका, तीनों का अलग अलग बांटना है ना, क्या बोला है, तो उनके बीच बांट दिया गया है, ठीक है। तो उसमें से अब बांट दीजिए, मैंने बांटने हमको बोला, मैंने तीनों को अलग अलग निकाल के दिखाना है। तो इसका मतलब अब देखिए, ए का लाभांश कितना होगा, ए का लाभांश कितना होगा, ए का लाभांश होगा 4/9 गुने 10,800। काट लीजिए इसको थोड़ा, तो कटने से 9 1 12 बार में कटेगा, ठीक है, 1200, 12 चक 48। तो इसका होगा 4,800 रुपया। फिर अगर हमको बी का लाभांश निकालना होगा, तो बी का लाभांश होगा 3/9 गुने 10,800 रुपया। तो यहाँ से काट देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 1,200 रुपया, 12 तिहाई 3,600 रुपया। तो सी का लाभांश कितना होगा, तो 3/9 गुने 10,800। इसको भी काट देते हैं, वही 1,200 रुपया। तो 12 सॉरी, ये कितना था, 2 होगा ना, 2/9 है। तो दो, इसका अनुपात 2 है, 2 भाग है, तो इसका मतलब 12 दूनी 2,400 रुपया। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब कि ए को मिला 4,800 रुपया, बी को मिला 3,600 रुपया और सी को मिला 2,400 रुपया, तीनों में बट गया। 5 में भी 2 क्वेश्चन था, इसमें से करना एक क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको दोनों क्वेश्चन को कर दिए हैं, क्योंकि हम लोग को यहाँ प्रैक्टिस करना है, ठीक है। 6 में अलजेब्रा का क्वेश्चन आ गया है और हल करना है। अच्छा, फिर यहाँ भी 2 क्वेश्चन है, लेकिन हम दोनों क्वेश्चन को हल करेंगे, इसमें से आपको एक क्वेश्चन हल करना है। ये दिया हुआ है कि 1/a + b + x बराबर 1/a, 1/b, 1/x। और ये तो जो कंडीशन है, सिर्फ कंडीशन को देखना होता है, कुछ करना नहीं होता है। चलिए हम चलते हैं इसमें आगे। ज्यादातर देखिए क्या है, x वाला को पहले एक तरफ रखना होता है, इधर में x y दोनों है। तो हम एक काम करते हैं कि इस समीकरण को सॉल्व करने में a + b + x जो a + b + x जो लिखा हुआ है, -1/x इधर ले आते हैं, कर देते हैं। तो 1/a + 1/b इधर बचा हुआ रहेगा। अब थोड़ा एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में क्या होगा, a + b + x इंटू x है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि यहाँ पर हो जाएगा x माइनस x से कटेगा, इतना हो जाएगा a + b
प्लस एक्स इधर हो जाएगा। इधर में एलसीएम क्या होगा, ए बी का, तो इधर होगा बी प्लस ए। ठीक है, ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पर x माइनस ए माइनस बी, अब माइनस माइनस ये हुआ x बटे, इसको गुना कर लेते हैं, ए एक्स बी एक्स और एक्स स्क्वायर बराबर ए प्लस बी बटे ए बी। ठीक है, जितना कट सकता है उसको काट लेते हैं। जैसे देखिए ई माइनस एक्स प्लस एक्स और माइनस एक्स कट गया, तो ऊपर में देखिए क्या बचेगा, एक बार देखते हैं ऊपर में क्या बचेगा। ऊपर में बचेगा ऐसे माइनस ए माइनस बी बटे ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर ए प्लस बी बटे ए बी बच रहा है, बच रहा ना। देखिए यहाँ यहाँ से माइनस कॉमन करते ऊपर में तो क्या आएगा, ए प्लस बी आएगा, आएगा बटे ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर ए प्लस बी बटे ए बी। ठीक है, ठीक है, बहुत देर हो गया ये, अब कंप्यूटर भी बोल रहा है हैंग कर रहा है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अभी थोड़ा और कर लेते हैं एक दो क्वेश्चन। तो देखिए ए प्लस बी बटे इतना दिया हुआ है, इधर ए प्लस बी बटे ए बी है, ऊपर में दोनों में ए प्लस बी है तो हम काट देते हैं, ए प्लस बी ए प्लस बी, तो यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से -1 बचेगा। नेक्स्ट पेज में लेके चलते हैं, तो फाइनली हमारे पास बचा यहाँ -1 बटे ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इधर बचा 1 बटे ए बी, ऐसा बचा। देखिए फाइनली ऐसा बचा हमारे पास। तो इसको अब हम क्या करते हैं, क्रॉस गुना कर देते हैं, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो ऐसा होगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस ए बी। ठीक है, तो एक बार इसको रीअरेंज कर लेते हैं, ये वाला को इधर बराबर के इधर ले आते हैं। क्या रीअरेंज करना होता है, एक्स स्क्वायर को आगे कर दिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी ए एक्स अब प्लस बी एक्स प्लस ए बी बराबर 0, ऐसा हो जाएगा। अब इस दोनों में से देखिए तो x कॉमन कर लीजिए, क्या आएगा, x प्लस ए आएगा। इस दोनों में से b कॉमन कर लीजिए तो क्या आएगा, x प्लस ए आएगा बराबर क्या बचेगा 0। x प्लस ए दोनों में से कॉमन कर लीजिए अब यहाँ से, तो क्या बचेगा, x प्लस बी बचेगा बराबर 0। अब यहाँ से ऐसा यदि होता है तो आइदर x प्लस ए बराबर 0 करते हैं और x प्लस बी बराबर 0 करते हैं। दो कंडीशन आया, x प्लस ए बराबर 0 है तो x बराबर माइनस ए हो जाएगा, और x प्लस बी बराबर 0 है तो x बराबर माइनस बी हो जाएगा, और यही आंसर हो गया है। ठीक है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, किसी धनात्मक अखंड संख्या का 5 गुना उनके वर्ग के 2 गुने से 3 कम है, इसका हम समीकरण पहले क्रिएट करते हैं। धनात्मक अखंड संख्या, यहाँ पर अखंड बोल करके ज़्यादा समझने से अभी कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई संख्या धनात्मक में है तो उसमें 5 गुना करेंगे। माना कि धनात्मक अखंड संख्या बराबर x। ठीक है, अब इसका 5 गुना उसके वर्ग के 2 गुने से 3 कम है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। देखिएगा ध्यान, इस संख्या का 5 गुना करिए, 5 गुना करते हैं। ठीक है, और इसके वर्ग के 2 गुने से, वर्ग करते हैं, उसका 2 गुना करते हैं, से 3 कम होगा ये, मतलब इसका 5 गुना
इसके वर्ग के 2 गुने से 3 कम हुआ, वर्ग किए उसमें 2 गुना किए उसमें 3 माइनस किए तो इसके बराबर हो गया 5x, माने 5 गुना। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये समीकरण, इस भाषा को हम समीकरण में बदल दिए। इस समीकरण को थोड़ा सा और करें तो हम पावर वाला जो स्क्वायर वाला उसको पहले लिख लेते हैं, मतलब ये पहले लिख देते हैं पूरा का पूरा। तो पूरा का पूरा ऐसा लिख लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 5x। अभी 5x को इधर ले आते हैं तो ऐसा होगा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0, ऐसा हो जाएगा। तो अब ये मिडिल फैक्टर जैसा हो गया, या अगर हम चाहें तो इसको वही श्रीधर आचार्य के सूत्र से भी कर सकते हैं। अब ये मिडिल फैक्टर पर ही कर रहे हैं। 2x स्क्वायर चूंकि कुछ बोला हुआ नहीं है तो हम कर सकते हैं मिडिल फैक्टर। मिडिल फैक्टर में क्या होता है कि देखिए पीछे वाला डिजिट को पहले देखते हैं, संख्या को देखते हैं, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर में कुछ मल्टीप्लाई है तो उसको भी देखते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर में 2 मल्टीप्लाई है, 2 इंटू 3 मतलब 6, तो 6 का 2 फैक्टर करेंगे, 3 गुने 2 भी हो सकता है, 6 गुने 1 भी हो सकता है, लेकिन हमको लाना है 5। अब सवाल है 5 तो दोनों में ही आएगा, जैसे देखिए 3 2 मिलाएंगे तो 5 आएगा, 3 प्लस 2 5 आएगा, लेकिन 6 में से 1 करेंगे माइनस तो 5 आएगा। अब ये दोनों में से कौन सा लेंगे, तो यहाँ पर कौन सा साइन है, माइनस साइन है। क्या साइन है, माइनस। इसका मतलब हम ये माइनस करने वाला लेंगे, तो यहाँ पर ऐसा लेंगे, देखिए यहाँ पर लेंगे 6 में से 1, या -6 प्लस 1 भी करते हैं तो 5 आता है, ये देखिएगा ध्यान देकर। इसका मतलब हम यहाँ पर चूंकि माइनस साइन है ना, तो माइनस वाला बड़ा लेंगे, माने ये वाला बड़ा लेंगे, ये माइनस यहाँ प्लस कम माने कम है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -6x अब प्लस 1x, 1 लिखना जरूरी नहीं है। अब माइनस कितना 3 बराबर 0। इस दोनों में से देखिए क्या कॉमन होगा, तो यहाँ पर 2x कॉमन होगा, तो बचेगा x माइनस 3, ठीक है। और इस दोनों में से फिर हम 1 कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा x माइनस 3। अभी दोनों में से x माइनस 3 कॉमन होगा तो क्या बचेगा 2x प्लस 1 बचेगा, क्या बचेगा बराबर 0। इतना ही मतलब लगभग हो जाएगा, तो इसलिए अब नया पेज नहीं करते हैं। तो देखिए अब यहाँ से क्या लिखेंगे, आइदर x माइनस 3 बराबर 0 और 2x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर हो गया 3 और 2x बराबर हो गया -1, इसलिए x बराबर हो गया -1/2, आंसर हो गया। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही। मैथ्स देखिए थोड़ा प्रैक्टिस का चीज़ है, और सिर्फ इसमें ये देखना होता है, मैथ में ही आनंद खोजिए, मैथ में ही इंटरेस्ट खोजिए। मैथ में इंटरेस्ट के लिए कोई अलग से अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा बहुत सारे लोग करते हैं वीडियोज में, उसकी आवश्यकता कम पड़ती है। अगर मैथ में मन लग जाएगा तो फिर आपको उस तरह का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। हाँ, वो इनिशियल स्टेज के लिए ठीक है, जिसको मैथ में मन नहीं लगता है वो लोग जैसे भी करके इसमें इंटरेस्ट लाने के लिए कुछ अगर एक्स्ट्रा कुछ करते हैं तो वो ठीक है, लेकिन मेरा वैसा कुछ नहीं है। हम सिर्फ काम का ही बात करते हैं और सिर्फ इसी में। तो आज का इतना ही वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो अगले दिन का जो वीडियो होगा, अगले जो वीडियो होगा पहले इसमें, वो क्या होगा कि अ, अभी हम लोग 6 नंबर तक बताए हैं इसमें। 2017 का जो पेपर है उसका 6 नंबर तक कंप्लीट किए, बाकी का जो क्वेश्चन जो होगा वो अगले दिन के वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है।